मॉर्निंग बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 14 जो कि आपकी 18 नवंबर के लिए बनी है। और आपका चैप्टर चल रहा है ना बेटा, धातु अधातु, उसी को हम आगे पढ़ेंगे। और आज हम पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि हमने धातुओं के रासायनिक गुण पिछली वर्कशीट में करे थे, तो इसी से रिलेटेड है ये आपकी विस्थापन अभिक्रिया। इसको अच्छे से समझना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली वर्कशीट में हमने आपको बताया था कि कुछ धातुएं जो होती हैं बहुत अधिक अभिक्रियाशील होती हैं और कुछ कम क्रियाशील होती हैं, और कुछ धातुएं जो होती हैं वो अभिक्रिया नहीं करती। ठीक है, तो अब हम धातुओं की अभिक्रियाशीलता के बारे में विस्थापन अभिक्रिया से और अच्छी तरह जानेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या करा, एक एक्टिविटी करी। इस एक्टिविटी में हमने 100 ml के 5 बीकर लिए, जैसे चित्र में दिखाया है आपको, और उनके ऊपर हमने क्या लगा दिया, ABCD मार्क कर दिया, जिससे कि हम पहचान पाएँ कि कौन सी टेस्ट ट्यूब में या कौन से बीकर में क्या है। अब हर एक के अंदर हमने इस तरह से पदार्थ डाले। पहले बीकर में कॉपर सल्फेट जो कि नीले रंग का होता है और साथ में जिंक के टुकड़े डाल दिए। दूसरे वाले बीकर में भी कॉपर सल्फेट लिया नीले रंग का, ये देखो A में भी ऐसे ही है और B में भी, लेकिन उसमें हमने लोहे की कील डाली है। थर्ड वाले बीकर में बेटा हमने जिंक सल्फेट लिया है, इसका कलर नहीं है, ट्रांसपेरेंट सा दिख रहा है। उसमें हमने तांबे की छीलन डाली। तांबा जो होता है वो भूरे रंग का ऐसे, ठीक है, कलर का होता है। डी वाले बीकर में हमने आयरन सल्फेट लिया। आयरन सल्फेट ग्रीन कलर का होता है और उसमें हमने तांबे की छीलन डाली। अब लास्ट वाला जो बीकर था ई, उसमें हमने लिया जिंक सल्फेट अगेन, और उसमें हमने लोहे की कील डाली। तो ये ध्यान देना है कि हमने किस किस में क्या क्या डाला। अब हमने उसको ऑब्जर्व किया कुछ देर बाद, तो हमने देखा कि बीकर ए में देखिए, क्योंकि हमने बीकर ए में क्या डाला था, कॉपर सल्फेट और जिंक, तो कलर देखिए कैसा चेंज हो गया। अब ब्लू कलर नहीं रहा इसका, ये देखिए नीचे आपको मटमैला मटमैला सा ब्राउन कलर का कुछ दिखा। तो ये क्या दिखा रहा है कि अभिक्रिया इसका मतलब हुई है। अब प्रेक्षण में हमने देखा कि बीकर ए में जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देता है। उसने रिएक्शन कर ली, जिसकी वजह से कॉपर सल्फेट का नीला रंग तो अदृश्य हो गया और बीकर के पेंदे पे कॉपर का भूरा रंग जमा हो गया। तो ये रिएक्शन कैसे बनी बेटा, ये देखिए कि कॉपर सल्फेट जिसको हम CuSO4 से दर्शाते हैं प्लस जिंक मतलब Zn से बना जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। इसका मतलब ये जिंक सल्फेट्स के साथ मिल गया और कॉपर को इसने अलग कर दिया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जिंक जो होता है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए वो कॉपर को विस्थापित कर देगा। इसी तरह से अगर हम बी टेस्ट ट्यूब को देखें तो बी में भी कॉपर सल्फेट ने लोहे से रिएक्शन कर ली और लोहा कॉपर को विस्थापित कर देगा और अपना सल्फेट बना लेगा, जिसे हम कहते हैं आयरन सल्फेट। और आयरन सल्फेट का रंग जो होता है वो हरा होता है, तो नीले से बीकर का रंग हरा हो गया और नीचे जो धातु जमा हो गई वो भी कॉपर थी। अब अगर हम थर्ड रिएक्शन देखें या थर्ड बीकर को देखें तो वो जैसी थी वैसी ही है। इसी तरह से डी वाले को देखें तो डी में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ना बेटा, ये डी देखिए यहाँ लिखा है ना नो चेंज। ई को देखें तो ई भी वैसी की वैसी ही मिली। इसका मतलब कि बीकर CDE में कोई अभिक्रिया नहीं हुई, जिसकी वजह से उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला कि यहाँ पर तीनों इक्वेशंस में इसका मतलब तांबे की छीलन जो है यहाँ पर वो जिंक को विस्थापित नहीं कर सकती, जिंक से कम क्रियाशील है, आयरन से भी कम क्रियाशील है। इसका सबसे कम क्रियाशील जो है तांबे की छीलन हो गई। और यहाँ पर हमने देखा कि लोहे की कील जिंक सल्फेट में से जिंक को विस्थापित नहीं कर पाई। इसका मतलब लोहा जो है वो जिंक से भी ज़्यादा कम क्रियाशील हो गया। ठीक है, जिंक सबसे अधिक क्रियाशील है इसका मतलब। तो हमारे पास ये एक्टिविटी सीरीज आ गई। सबसे पहले जिंक सबसे ज़्यादा क्रियाशील हो गया, जिंक के बाद आयरन, आयरन के बाद कॉपर। ओके बेटा, तो अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं कि कॉपर विलयन और कॉपर का रंग कैसा होता है। कॉपर विलयन तो विलयन है द्रव अवस्था में नीले रंग का, और कॉपर का रंग कैसा है, भूरा, क्योंकि वो सॉलिड होता है। भूरे रंग के उसकी चिप्स होते हैं कॉपर के। इस तरह से कॉपर का जो हम छीलन डाली थी ना, ठीक है, जैसे कॉपर का तार देखा है ना, वैसे ही कॉपर का रंग होता है।
कॉपर जिंक के विलयन में से जिंक को विस्थापित क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि कॉपर जिंक से कम क्रियाशील होता है, इसलिए वो जिंक को विस्थापित नहीं कर पाता। यहाँ पे लिखा है ना कि कम अभिक्रियाशील धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित नहीं कर सकती। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है जिंक, आयरन, कॉपर को अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये रहा घटता क्रम, पहले जिंक, उसके बाद आयरन, उसके बाद कॉपर, ये घटता क्रम है। क्या होता है, प्रश्न नंबर 4 में पढ़ रही हूँ, क्या होता है जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में रख देते हैं? ये हमने यहाँ से देखा था कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में रखते हैं तो ये देखो उस विलयन का रंग नीले से हरा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें अभिक्रिया हो जाती है। कॉपर सल्फेट से लोहा क्रिया करके आयरन सल्फेट बनाता है और कॉपर को विस्थापित कर देता है। क्लियर बच्चों? लास्ट क्वेश्चन है, अभिक्रिया को पूर्ण करिए। जिंक प्लस डैश, जिंक सल्फेट मिल गया। अभी सल्फेट कहाँ से आया और कॉपर कहाँ से आया? क्योंकि यहाँ पर क्या था, कॉपर सल्फेट था, CuSO4, या आप इसको स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं कॉपर सल्फेट, और इस तरह से केमिकल फार्मूला भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से आप लिख सकते हैं। तो इक्वेशन क्या बनेगी, जिंक प्लस CuSO4, ये वाली इक्वेशन है बेटा, जिंक प्लस CuSO4, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर ये है, आंसर 5। अब सही से आपने समझ लिया। साथ साथ आप इस पे भी ध्यान दीजिए कि हमें कोविड के संदर्भ में जो बीमारी फैली बहुत ज़्यादा क्या रहना है, सुरक्षित रहना है और मास्क पहनकर रहना है और हमें डिस्टेंसिंग में रहना है। कभी भी हम अगर बाहर जाते हैं तो हम आने के बाद अपने हाथ ज़रूर धोएंगे। ये बात आप अपने पेरेंट्स को भी बताएंगे और अपने आप भी ध्यान रखेंगे, ठीक है? क्योंकि हमें क्या करना है, कोविड-19 से बचाव बहुत ज़रूरी है। ओके बेटा, तो सही से आप वर्कशीट करिए और अच्छे से सुंदर राइटिंग में करके सेंड करिए। थैंक यू बच्चों।